नमस्कार छात्रों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में स्वागत है। तो एनर्जी के साथ आज आज जो है एनर्जी बहुत तेज है। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लास 11th की मैथ, जिसमें चैप्टर 10 हमारा स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स के साथ सभी के साथ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जुड़ के अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें। तो स्ट्रेट लाइन चैप्टर के नाम से स्टार्ट। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा। सरल रेखा होता है। सबसे पहले तो लाइन की बात करते हैं। लाइन लाइन क्या होता है, जिसको बोलते हैं हिंदी में रेखा। हिंदी में क्या बोलते हैं? रेखा। क्या होता है कि असंख्य बिंदुओं को या तमाम बोलते हैं, अनकाउंटेबल, जिनको गिना नहीं जा सकता। असंख्य बिंदुओं को मिलाने से जिस पतले मार्ग का फॉर्मेशन होता है वही लाइन कहलाती है। असंख्य बिंदुओं को मिलाने से जिस पतले मार्ग का निर्माण होता है वही रेखा कहलाती है। अब रेखा जो लाइन होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होता है सरल रेखा और एक होता है हमारा क्या होता है, और एक हमारी वक्र रेखा होती है। अब सरल रेखा हमको इसी चैप्टर में पढ़ना है। तो सरल रेखा क्या होती है? ऐसी लाइन जो सीधी रहे वही क्या होता है, और जो लाइन होती है वो ऐसे भी हो सकती है ना। कह रहे हैं तमाम असंख्य बिंदुओं को मिलाने से जिस पतले मार्ग का निर्माण होता है वही रेखा कहलाती है। तो रेखा ऐसे भी हो सकती है, रेखा ऐसे भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि बिंदु इस पर भी है और बिंदु इस पर भी है। बात क्लियर है ना। तो सरल रेखा क्या होती है? ऐसी लाइन जो सीधी हो वही सरल रेखा कहलाती है, और टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं। ऐसी रेखा या टेढ़ी मेढ़ी रेखा को वक्र रेखा कहते हैं, सीधी लाइन को सरल रेखा कहते हैं। तो हमको पढ़ना क्या? हमको पढ़ना स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। तो सरल रेखा के बारे में जान जाइए कि सीधी रेखा को सरल रेखा कहते हैं। जैसे कि एक बिंदु यहाँ पर मान लिया ए और बी, ये क्या हो गई? एक सरल रेखा हो गई। बात क्लियर है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जो है इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ फार्मूले हैं जो आप बेसिक से क्लास 10th में पढ़ कर आए हैं। सिर्फ आपको वहां पर रटाया गया था। क्या किया गया था? आपको रटाया गया था। जैसे कि डिस्टेंस फार्मूला हो गया, डिवीजन फार्मूला हो गया, और मिडल पॉइंट का फार्मूला हो गया, आज ट्राइंगल का फार्मूला हो गया, है ना, ऐसे। लेकिन यहाँ पर आपको समझाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा, क्योंकि बचपन तक बहुत रट लिया, अब सीखने की बारी यही है। लेकिन हम जो है क्लास 10th में इसको, मतलब कि क्लास 10th का ही जो फार्मूला है, तो क्लास 10th की मैथ भी चल रही है। प्ले लिस्ट में जाइए, अगर आप क्लास 10th में हैं तो जाकर वहाँ से पढ़िए। वहाँ पर भी आपको ये फार्मूला बताया जा रहा है। जो फार्मूला देखिए, पहले हमने तो आपको डिस्टेंस फार्मूला जो है उसका डेरिवेशन हो गए, एक 2-3 वीक हो गए, उसको पढ़ा दिया है। आज हम डिवीजन फार्मूला की बात करते हैं। तो जो डिस्टेंस फार्मूला क्या था, वो हमारा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला क्या हमारा था कि x2 माइनस एक्स वन को रूट में रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये था, है ना। जिसका डेरिवेशन बेसिक से आपको पहले बता दिया गया है। उसका जो है थंबनेल कुछ इस प्रकार का होगा। आप जैसा कि पूरे बोर्ड पर देखिए, उसका थंबनेल जो होगा कुछ इस प्रकार का होगा। जाकर आप उसको प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से देखिए, या आप डिजायर ऑफ एजुकेशन उसमें टाइप कीजिए यूट्यूब में, और डिस्टेंस फार्मूला बाय ब्रजेश मौर्य डालिए, आपको मिल जाएगा। तो इसमें हम क्या स्टार्ट करेंगे? इसमें हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन फार्मूला। डिवीजन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला अर्थात विभाजन। हिंदी और इंग्लिश मतलब बाइलेंजुअल लेकर चलेंगे, है ना। विभाजन सूत्र जिसको बोलते हैं। तो विभाजन सूत्र क्या होता है उसकी बात करेंगे, और एक क्वेश्चन कर लेंगे, एक क्वेश्चन इसमें कर लेंगे। तो विभाजन फार्मूला जो कैसे होता है, दो टाइप में होता है। एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन, एक होता है इंटरनल डिवीजन। आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन। तो हम क्या पढ़ेंगे इस वीडियो, मतलब कि हम दोनों पढ़ेंगे। पहला हमारा क्या हो जाएगा? इंटरनल डिवीजन, अर्थात आंतरिक विभाजन या अंतःखंड विभाजन, कुछ भी बोलिए। आंतरिक, 1 सेकंड, थोड़ा हिंदी प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन आंतरिक विभाजन सूत्र
और दूसरा क्या हमारा होता है, एक्सटर्नल विभाजन, एक्सटर्नल डिवीजन। तो फार्मूला तो आप पढ़ते ही आए हैं बचपन से, बाह्य विभाजन। फार्मूला जो है आपको बचपन से क्या भैया, कक्षा 10 में आपको बताया गया होगा फार्मूला क्या होता है कि m1x2 प्लस m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2, और क्या होता है m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। यही तो होता है फार्मूला ना। इसको कैसे आपको बताया गया होगा, पहले फार्मूला बता दे रहे हैं, उसका डेरिवेशन भी बताएं। फार्मूला कैसे बता दिया गया होगा आपको क्लास 10th में कि ऐसे mx लिखो, जैसे x कामा y के निर्देशांक निकालना, mx प्लस mx, टकाटक नहीं भैया यहाँ फार्मूला प्लस mm ऐसे लिख दिया गया होगा। और क्या हो जाता था my प्लस my, बात क्लियर है, अपॉन m प्लस m। कुछ लोग तो mx टकाटक बोलते होंगे, है ना। क्या बताया जाता था कि 12 21 लगा के ना, मतलब यहाँ पर 1 2 12 21 12 21 ऐसे फार्मूला ना, अपॉन में 12 ऐसे फार्मूला आपको रटा दिया गया होगा ना, ऐसे सूत्र का फॉर्मेशन बताया गया होगा ना। यही होता है फार्मूला, पर आपको डेरिवेशन बताएगा, टेंशन ना लो। पर जो डेरिवेशन होगा यहाँ पर थोड़ा क्लास 10th में समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर m और n रेशियो दिए रहेंगे। कौन सा रेशियो दिया गया रहेगा, m और n रेशियो दिया गया रहेगा। क्लास 10th में क्या था कि m1 m2 दिया गया था, यहाँ पर m और n दिया गया है। और जब बाह्य विभाजन की बात कर दी जा रही थी तो यहाँ पर जो प्लस है यहाँ पर माइनस हो जाता था, क्या हो जाता था, माइनस हो जाता था। तो वीडियो को अंत तक देखिए, आपको पूरा इसका क्या समझ में आएगा, फॉर्मेशन आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल डिवीजन की, किसकी, इंटरनल डिवीजन की। इंटरनल डिवीजन, सॉरी इंटरनल नहीं भैया, हाँ इंटरनल, हाँ इंटरनल डिवीजन दिख रहा है यहाँ पर, इंटरनल डिवीजन अर्थात आंतरिक विभाजन, विभाजन। तो देखिए क्या होता है, सबसे पहले एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निर्देशांक में पढ़ते थे ना, ये जो फार्मूला बताए गए निर्देशांक में आपने पढ़ा होगा। तो क्या बात है भैया, देखिए सबसे पहले क्या होता है, एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। क्या है कार्टेशियन प्लेन, अब कार्टेशियन प्लेन क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा आपको, हमने पहले ही बता दिया है। आप जाइए प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें बेसिक निर्देशांक में, जिसमें हमने आपको बताया निर्देशांक क्या होता है, अर्थात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, उसके बाद क्या होता है कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, रेक्टेंगुलर एक्सिस क्या होता है, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है, ये सब बता दिया है। क्वाड्रेंट्स क्या होता है, इस सब के बारे में आपको बता दिया गया। तो ये क्या होता है, एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यही हमारा कार्टेशियन प्लेन होता है। ऐसा तल जिसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस प्रेजेंट हो, उपस्थित हो, सिचुएटेड हो, वही क्या कहलाता है, कार्तीय तल कहलाता है। दैट्स इट। अब देखिए इसी कार्टेशियन प्लेन में कहीं पर बिंदु P व Q, दो बिंदु हैं, बात क्लियर है, जिसके निर्देशांक x1 y1 है और x2 y2 है। यहाँ तक पूरा कन्फर्म में दिख रहा है, x2 y2 है। अब दोनों को मिला दिया गया है। अब क्या कह रहे हैं कि एक बिंदु कहीं से C आ गया, कहीं से एक बिंदु C आ गया है ना, जिसके निर्देशांक क्या है, x कामा y है, x कामा y है, और जो बिंदु C है वो रेखाखंड PQ को m व n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक की दूरी m हो जाएगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी n हो जाएगी। बात क्लियर है कि एक रेखाखंड PQ है जिसमें बिंदु P के निर्देशांक x1 y1 है और Q के निर्देशांक x2 y2 हैं। इसको एक बिंदु C जो है वो m1 और n के अनुपात में डिवाइड कर रहा है, बिंदु C के निर्देशांक x, y है। बात क्लियर है। अब देखिए क्या करना है, बिंदु P से इस पर परपेंडिकुलर ऑन कर देंगे, परपेंडिकुलर माने जानते होंगे, लंब खींच देंगे, बात क्लियर है। और बिंदु Q से इस पर परपेंडिकुलर ऑन कर देंगे, बात क्लियर है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से 1 सेकेंड, इसको थोड़ा डायग्राम और इसको ऐसे बनाते हैं थोड़ा,
थोड़ा सा बस, है ना, थोड़ा सा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा P हो जाएगा, और यहाँ पर क्यों, इसके निर्देशांक x1 y1 x2 y2 निर्देशांक तो दिए गए हैं, फिर से लिख देते हैं x2 y2, और यहाँ पर बिंदु C जो है m और n अनुपात में डिवाइड कर रहा है, इसके निर्देशांक क्या है, x, y। बात क्लियर है। अब क्या करेंगे, फिर से समझिए, बिंदु P से इस पर परपेंडिकुलर ऑन कर दिया, क्या P क्यों, यहाँ पर R रख दिया मान, और Q से इस पर परपेंडिकुलर ऑन कर दिया जिसकी वैल्यू S रख दी गई। बात क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, अब बिंदु P से जो y एक्सिस के समांतर रेखा QS है, ये इसके समांतर है ना, इस पर परपेंडिकुलर ऑन करेंगे जिसकी वैल्यू ST रख देंगे। बात क्लियर है। अब ये इस पर परपेंडिकुलर ऑन हो गया। अब क्या करेंगे, अब इस जो बिंदु C से बिंदु C से यहाँ पर परपेंडिकुलर ऑन कर देंगे इस पर। भाई यह परपेंडिकुलर का खेल है, अर्थात लंबे का खेल है ना, लंब का ही खेल है। फिर से समझिए, कहीं पर जाना नहीं है, रुके रहिए। सबसे पहले P और Q दो बिंदु हैं जिनके निर्देशांक x1 y1 है और x1 y1 और x2 y2 है। बात क्लियर है। इसको एक बिंदु C x, y जिसके निर्देशांक हैं m और n के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अर्थात यहाँ से C तक का m रेशियो है और C से Q तक का रेशियो कितना है भैया, n है। बात क्लियर है। फिर बिंदु P से QS पर परपेंडिकुलर R ऑन किया। इसको लिखते चलिए, अगर आपके समझ में ना आ रहा है लिखते चलिए। फिर क्या किया, Q से QS पर परपेंडिकुलर S ऑन किया, या इसके Y के समांतर इस पर एक रेखा खींचा, कुछ भी बोलिए। फिर C से इस पर परपेंडिकुलर ऑन किया और बिंदु P से QS पर परपेंडिकुलर ऑन किया। बात क्लियर है, दैट्स इट। अब देखिए, अब वैल्यू फाइंड आउट करना है। बात क्लियर है। ये जो है इसको क्या मान लें हम, STUV, इसको हम मान लेते हैं D मान लिया। बात क्लियर है, D मान लिया। तो अब बात क्या होगी, देखिए यहाँ से x1 होगी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x1 होगी। ये तो बच्चों वाला खेल है, इसको पहले वीडियो में हम बच्चों वाली पढ़ाई पढ़ाए थे, मतलब जो निर्देशांक वाला वीडियो निकला था, फर्स्ट वीडियो लेक्चर, उसमें हम बताए थे कि कैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x1 हो जाए। वैसे भी आपको पता ही होगा। फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा टोटल कितना हो जाएगी, x2। क्यों, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू Q की वैल्यू x2 है, मतलब यहाँ से यहाँ तक x2 हो जाएगी। कहाँ से, ओरिजिन पॉइंट से S तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 हो जाएगी। बात क्लियर है। तो अब देखिए आगे समझिए, तब ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये पूरी बताइए हमको, ये पूरी डिस्टेंस, ये यहाँ से R से S के बीच की डिस्टेंस पूरा x2 है। ओरिजिन पॉइंट से S तक की डिस्टेंस x2 है, x2 माइनस x1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये पूरा वैल्यू हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक। पर इससे ज़्यादा वो नहीं है। अब देखिए यहाँ से बात देखिए, ओरिजिन पॉइंट से देखिए, एक एक पॉइंट देखिए, माइंड कंसंट्रेट कर लीजिए, बस ये डायग्राम समझ गए तो आपको वो वैसे भी आ जाएगा। ओरिजिन पॉइंट से इस तक की डिस्टेंस, अर्थात D तक की, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं लिखी, D है, ओ रख दीजिए, ओ तो है ये भैया ओरिजिन पॉइंट, B लिख दीजिए, B। ओरिजिन पॉइंट से B तक की, देखिए ओरिजिन पॉइंट से B तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। कितना हो जाएगा, x, y है ना, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगी। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ से लिखते हैं x हो जाएगा कहाँ तक, यहाँ तक हो जाएगा x। बात क्लियर है। तब देखिए पूरा यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से B तक की डिस्टेंस कितनी है, x। अगर हम ओरिजिन पॉइंट से B तक की डिस्टेंस में से यहाँ से इतना मतलब x1 माइनस कर देंगे, अर्थात x माइनस x1 कर देंगे, तो किसकी वैल्यू निकल आएगी, dp की निकल आएगी या rb की निकल आएगी, rb की निकल आएगी। बात क्लियर है। अब इसी फॉर्म में देखिए, अब ये खेला तो हो गया, अब y1 वाले में आते हैं। चलिए पहले हम x के निर्देशांक निकालते हैं, y के निर्देशांक तो बाद में निकालें। अब देखिए इस पूरे त्रिभुज में देखिए दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज क्या है, QTP, एक त्रिभुज क्या है, QTP। तो त्रिभुज QTP है और DP में दो त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज क्या है, एक है QTP और एक त्रिभुज CDP।
तो दोनों त्रिभुज में देखेंगे, देखिए कोण हमने बता दिए कि कोण क्या है, इक्वल है। तो वह कैसे त्रिभुज है, समरूप त्रिभुज है ना। जब दो त्रिभुजों के तीनों कोण अलग अलग बराबर हों आपस में, तो वे दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, समरूप त्रिभुज होते हैं। और समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपात में होती है, ऐसा पढ़ा गया है। इसलिए हम देखेंगे चूंकि त्रिभुज क्यू टी पी, कौन सा क्यू टी पी सिमिलर है किसके, त्रिभुज सी डी पी के। कैसे, कोण कोण इक्वल है ना, ये उभयनिष्ठ है दोनों में, ये इसके 90 डिग्री ये है, 90 डिग्री है इक्वल, ये समांतर रेखा है, एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये कोण इसके हो जाएगा ना। तो देखिए जब समरूप है भुजाएं समानुपात में होगी, इसलिए देखिए पहला कौन त्रिभुज है, क्यू टी पी बड़ा त्रिभुज। तो क्यू टी पी में पूरी भुजा कौन सी आ जाएगी, क्यू पी, कौन सी आ जाएगी, क्यू पी अपॉन, फिर उसके बाद छोटा त्रिभुज है सी डी पी, सी पी, क्यू पी अपॉन सी पी, क्यू पी अपॉन सी पी क्या आ जाएगा, सी पी इक्वल। अब इसमें देखिए, अब इधर देखिए पूरी क्या है, पीटी है, पूरी भुजा क्या है, पीटी है, और पीटी अपॉन पीडी तो रखेंगे, टीपी लिखो, टीपी अपॉन डीपी। अब वैल्यू पुट कर देंगे, देखिए क्यूपी की वैल्यू कितनी है, अगर m में n जोड़ दें, m प्लस यहाँ से यहाँ तक m है और यहाँ से यहाँ तक n है, अगर m प्लस n कर दें तो पूरी हमें क्या वैल्यू मिल जाएगी, क्यूपी मिल जाएगी। बात क्लियर है ना। अगर हम 1 सेकेंड, अगर m प्लस n कर दें अब तो क्या मिल जाएगी, पूरी हमें क्यूपी मिल जाएगी। बात क्लियर है। और सीपी कितना है, सीपी है हमारा m, देखिए यहाँ से यहाँ तक m। बात क्लियर है, इक्वल। अब पीटी देखिए या टीपी कितना है, यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से यहाँ तक क्या है, x1 है। तो x2 माइनस x1 इक्वल कितना हो जाएगी, हमारी ये इसके इक्वल टीपी। बात क्लियर है, ये इसके इक्वल है, तो पूरी क्या हो जाएगी, टीपी मतलब कि x2 माइनस x1 अपॉन। अब देखिए यहाँ पर dp निकालना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से यहाँ तक x है। देखिए यहाँ पर ये इसके निर्देशांक क्या है, x, y है c के निर्देशांक, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगी, x हो जाएगी। ये देखिए x है, यहाँ से ओरिजिन पॉइंट से बिंदु b तक की डिस्टेंस कितनी है, x है। तो अगर हम x में से इतना माइनस कर दें x1 तो हमें इतना मिल जाएगा, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो अर्थात क्या कर सकते हैं, x माइनस x1। अब देखिए इसमें क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन होगा, गुणा होगा, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए पहले तो इसका इसमें होगा तो क्या हो जाएगा, mx2 हो जाएगा, है ना, mx2 माइनस mx1। बात क्लियर है, mx2 माइनस mx1, क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन तो सबको ही आता होगा, इक्वल। अब देखिए पहले इसका इसमें पूरे में होगा, फिर इसका इसमें होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा, mx1 हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद प्लस लगा है तो प्लस, यहाँ पर लिखते हैं प्लस लगा है तो प्लस लिखेंगे, है ना। उसके बाद nx1 हो जाएगा, देखिए nx हो जाएगा, सॉरी nx, और ये माइनस में nx1। बात क्लियर है, ये इक्वल का साइड, इक्वल का चिन्ह यहाँ पर है। तो इतना ये है लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड है। तो देखिए क्या होगा कि mx1 को एक तरफ कर लेंगे, अर्थात mm को एक तरफ करेंगे और nn को एक तरफ। तो देखिए m2 माइनस mx1 है, ये इधर माइनस में है, इक्वल के साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा mx, और इक्वल क्या हो जाएगा, ये mx है पहले से ही, प्लस nx, है ना, और माइनस nx1। कुछ भी नहीं बदला, सब चेंज है, थोड़ा कैलकुलेशन है, जाने रहिए। अब देखिए ये प्लस का mx1 है, ये प्लस का mx1 है, माइनस का mx1, दोनों क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पर mx2 है ना, तो mx2, अब देखिए mx2 इधर है, ये जो इधर है nx1, इसको क्या कर लेंगे कि इसको इस साइड भेज देंगे, तो प्लस का nx1 हो जाएगा। बात क्लियर है, इक्वल mx प्लस nx, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में x कॉमन है, x कॉमन कर लेंगे, m प्लस n आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, mx2 प्लस nx1, यहाँ तक दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है यहाँ पर। अब देखिए इक्वल का चिन्ह लगा है, ये इधर किस में है, मल्टीप्लाइकेशन में, अर्थात गुणे में। तो इक्वल के इस साइड आएगा, किस में हो जाएगा,
डिवीजन में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, बटे में हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, x इक्वल हो जाएगा, इसको उस साइड कर रहे हैं, इसको इस साइड, कोई नहीं है चेंजेस। तो mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन में क्या हो जाएगा, m प्लस n। तो x के निर्देशांक मिल गए। x के निर्देशांक क्या मिला हमको, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। यही तो होता है ना, यही होता है। अब देखिए, अब y के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। तो y के निर्देशांक के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 सेकंड, देखिए कपड़ा निकल आया। अब इसको रफ कर दे रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। आप अगर आप डायग्राम पूरा समझ गए होंगे तो आपको आ जाएगा। अब देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे आप। अब इसको रफ करते हैं। सिंपल फंडा वही लगेगा, कुछ है नहीं, वैसे ही ये भी आएगा। अब देखिए, यहां तक बात क्लियर है कि QTP समरूप है CDP के। तो देखिए, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी है, y2 है, मतलब यहां से यहां तक की, सॉरी y1 है, कितना है, y1 है। यहां से यहां तक की P से R तक की डिस्टेंस कितनी है, y1 है। बात क्लियर है। अब देखिए, S से Q तक की डिस्टेंस कितनी है, ये देखिए y2, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना है, x1। तो यहाँ से मतलब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितना हो जाएगी, y2 पूरी यहाँ तक होगी। बात क्लियर दिख रहा होगा। 1 सेकंड, थोड़ा इंक कम है, हम इंक डालते हैं तो बताते हैं आपको। तो देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है, y2 है। बात क्लियर है। अब देखिए, C के निर्देशांक x, y है। यहाँ से यहाँ तक x था, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, y होगा टोटल ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक y। आई होप आप समझ रहे होंगे। डायग्राम थोड़ा अपने से समझिए, मैं समझा दे रहा हूँ, थोड़ा इसमें ज़्यादा हो गया ना, इसलिए आपको मतलब कि स्पेस थोड़ा कम है ना। अब देखिए, बात क्लियर है। अब यहाँ तक देखिए, अगर इस भुजा को निकालना होगा, पूरा यहाँ तक y है और यहाँ तक है y1, तो अगर इसकी डिस्टेंस मतलब CD के बीच की दूरी निकालना होगा, तो पूरा हम CB माइनस कर देंगे, अगर PR तो निकल आएगा। अर्थात तो y, इसकी वैल्यू जो है निकालना चाहेंगे तो y माइनस y1 कर देंगे, तो CD की वैल्यू निकल आएगी। बात क्लियर है ना, कि इसकी वैल्यू निकल आएगी CD की। और पूरा देखिए, पूरा y2 है, अगर y2 में से हम y1 कर देंगे तो QT की वैल्यू निकल आएगी। अर्थात तो y2 माइनस y1 कर देंगे तो QT की वैल्यू निकल। अब देखिए, अगले जब हमने समरूप प्रूव किया था तो क्या किया था उसमें, कि इन भुजाओं को लिया था, अब इन भुजाओं को लेंगे, है ना। अभी तक इन भुजाओं को लिया था, अब इन भुजाओं को लेंगे, इसको भी लेंगे। पर इधर देखिए थोड़ा, क्या हो जाएगा, QT अपॉन क्या हो जाएगा, QT अपॉन इसमें हो जाएगा y, अरे यार, CD हो जाएगा। बात क्लियर है ना। QT ये इसके समांतर है, तो ये मतलब कि ये भुजा इसके समांतर है, तो इसके रेशियो में ये आएगी। बात क्लियर है। तो QT अपॉन क्या हो जाएगा, CD इक्वल, और जैसे साइड ये थी उनको वैसे ही कर लेंगे। क्या थी कि QP अपॉन CD, CP था ना, ऐसे ही ये CP, QP अपॉन CP। अब वैल्यू रखते हैं, 1 सेकेंड, देखिए QT की वैल्यू कितना है, QT की वैल्यू है y2 माइनस y1 अपॉन CD की वैल्यू कितनी है, ये CD, यहाँ ये CD की वैल्यू कितनी है, y माइनस y1 इक्वल, पूरा QP कितना है, m प्लस n, पहले ही बता दिया है। उसके बाद CD कितना है, m, सॉरी CP कितना है, m है, पर इस 1 सेकेंड, हाँ m है। बात क्लियर है। अब छोड़िए, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन इसमें भी होगा, तो ये इसमें हो जाएगा my2, फिर इसमें से होगा my1 होगा। बात कन्फर्म है ना। my2 माइनस my1 इक्वल क्या हो जाएगा, my माइनस my1, इसका इसमें होगा, फिर इसका इसमें होगा पूरे में, फिर प्लस लगा है, प्लस ny माइनस हो जाएगा ny1। बात क्लियर है। अब देखिए क्या करेंगे कि जो m को एक तरफ कर लेंगे, तो my2 माइनस my1
ये कहाँ पर है my1, ये है, इसको इस साइड करेंगे प्लस my1 इक्वल my को उधर ही रहने दो या इधर लें, उधर ही रहने दो, my प्लस ny माइनस ny1, है ना। मतलब कि y को एक तरफ किया है ना, तो इसको जो y1 और y2 है इसको एक तरफ कर लेंगे, मतलब इसको भी इधर कर लो। तो करेंगे, चलिए यहाँ पर आगे लिख दे रहे हैं, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, क्या हो जाएगा ny1 हो जाएगा। बात क्लियर है। देखिए माइनस का my1 में से प्लस का my1 चला जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी समझिए। अब देखिए यहाँ पर my2 माइनस सॉरी प्लस ny1, कुछ भी नहीं लिखा, इसको इधर कर दिया, इसको उधर कर दिया, इक्वल इस देखिए my ny प्लस का ny, दोनों में क्या कॉमन है, y कॉमन है, तो y कॉमन आ जाएगा m प्लस n। अब देखिए ये गुणा में है तो ये इतना गुणा में इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा m प्लस सॉरी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इक्वल y। तो देखिए यहाँ पर y की वैल्यू कितना निकल कर आएगी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n इक्वल y। इसमें क्या था कि n x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन x1 अपॉन m प्लस n। अब पूरा निर्देशांक क्या होता है, इसको इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। अब देखिए x, जब कोई किसी भुजा को किसी सरल रेखा को कोई बिंदु m और n अनुपात में m और n के रेशियो में डिवाइड करती है तो वहां पर उस बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, अगर निर्देशांक x, y माना है तो वो इक्वल हो जाता है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। फिर कामा लगता है, यहाँ पर क्या हो जाता है my1 प्लस नहीं my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। यही तो होता है ना फार्मूला। तो यही हमारा क्या हो गया, इंटरनल डिवीजन का फार्मूला, जो कि क्लास 10th में बच्चों को रटा दिया जाता है। और यहाँ पर आपको प्रूव्ड कराया गया कि कैसे ये निकल कर आया, आपको पूरा बताया गया है ना। बात क्लियर है। तो यहाँ तक आई होप समझ में आया होगा। आप क्या करेंगे कि पूरा डायग्राम अगर आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया है तो बस वही समरूप वाला मेथड लगा दीजिए। क्लास 10th का है, क्लास 10th में समरूप त्रिभुज पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो उसका भी जो है प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से समरूप त्रिभुज वगैरह पढ़ा दिया गया है, आपको जाकर वहाँ से पढ़िए। तो ये हो गया फार्मूला। अब इस वीडियो में हमने आपको बताया था कि लास्ट में क्या होगा, एक आध दो क्वेश्चन कराएंगे। तो चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, इसको रफ कर दे रहे हैं। मार्कर में थोड़ा इंक डालते हैं वहाँ से, ये तो आज मार्कर थोड़ा कम चल रहा है भाई। तो देखिए यहाँ पर कोई रेखा है, ये कोई रेखा है, कोई रेखाखंड है, इसको ए बी है। अब कोई बिंदु सी जो है मान लो 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है ना, 2:3 के अनुपात में इसको डिवाइड कर रहा है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक का 2 है और यहाँ से यहाँ तक, भाई गलत है ना, ये बड़ी है तो इसको 3, ये 2 छोटी है ना। अब इसके निर्देशांक मान लो कुछ भी मान लो, 3,4 है, इसके क्या है 5,6 है। बात क्लियर है। तो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन लिखिए, मैं बोल रहा हूँ, यदि क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि बिंदु ए और बी के निर्देशांक, ब्रैकेट में निर्देशांक, बिंदु ए निर्देशांक 3, और बिंदु बी 5,6 को कोई बिंदु सी m1 3:2 के अनुपात में, ऐसे लिखे 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करती है ना, अंतः विभाजित करता है, तो बिंदु सी के निर्देशांक ज्ञात करो। मान लिया, इसको हल कैसे करेंगे, हल मान लिया बिंदु सी के निर्देशांक इक्वल कितना है, x, y है।
एक्स कामा वाई है, तब यही फार्मूला रख लीजिए, यही वाला फार्मूला लग जाएगा यहाँ पर। एक्स कामा वाई इक्वल एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, फिर कामा एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन, यही फार्मूला लगा दीजिएगा। उसके बाद इसको x1 इसको y1 मान लो और इसको x2 इसको y2 मान लो। और m इक्वल कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 दिया गया है और n इक्वल कितना दिया गया है, 2। समझ में आ गया होगा, कुछ भी नहीं बताया गया, फिर से समझ लीजिए। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। जो रेशियो दिया गया है फर्स्ट रेशियो को हम मान लेंगे 3 है, m इक्वल टू 3 है, n इक्वल टू 2 है। अब बस इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, क्या निकल आएगा, इस बिंदु का निर्देशांक निकल आएगा। तो x कामा वाई इक्वल m के स्थान पर कितना है, 3 है, इन ब्रैकेट मतलब गुणे में है। x2 के स्थान पर कितना है, x2 के स्थान पर है 5, उसके बाद प्लस n की वैल्यू 2 है और x1 के स्थान पर कितना है, 3 है, अपॉन में m कितना है 3 प्लस n कितना है 2। देखिए वहाँ पर n कितना है 2, m कितना है 3, कामा इन ब्रैकेट में ना m की वैल्यू 3 है ना, m की वैल्यू 3 है। अब y2 की वैल्यू कितनी है, 6 है, और क्या है फिर प्लस लगा है। n की वैल्यू कितनी है 2 और y1 की वैल्यू कितनी है 4 है, अपॉन में 3 प्लस 2 m प्लस n। अब इसको डिवाइड करते हैं। देखिए 5 तिया 15 और 2 तिहाई 6, 15 से कितना होता है 21, 21 अपॉन कितना 5, कामा 5 तिया 15 और 2 तिहाई 6, दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 6 3 जा कितना होता है 18 और 2 4 जा कितना होता है 2 चौके 8, तो 18 में जब 8 जोड़ेंगे कितना हो जाता है 26, अपॉन कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 5। तो इस बिंदु के निर्देशांक, इस बिंदु C के निर्देशांक कितना हो जाएंगे, अतः बिंदु C का निर्देशांक, बिंदु C का निर्देशांक कितना हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा हमारा 21/5 कामा 26/5। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। इसी फार्म में आ जाता है क्वेश्चन, और इस फार्म में भी क्वेश्चन आता है, बता दे रहा हूँ। अभी आप क्लास 10th में इस तरह के बहुत क्वेश्चन लगा कर आए हैं, है ना, 11th में पहुँच गए ना, या 10th में है तो अभी लगाएंगे, हम ही पढ़ाएंगे आपको। देखिए इस प्रकार दे देगा कि m और अगर 10th का फार्मूला होगा तो m1 कितना, m1 और m2 के अनुपात में ये बिंदु C इसके निर्देशांक दे देंगे। मान लिया 2,4 डिवाइड करता है, तो m और m2 के, ऐसे m2 और m1 के जो है किस रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब कि कोई बिंदु दे देंगे, ये जो दिया है इस बिंदु को दे देंगे, कहेंगे कि किस अनुपात में डिवाइड करता है। सबसे पहले मान लेंगे m1 और m2 के अनुपात में डिवाइड करता है, फिर फार्मूले में उसको रख करके m1 और m2 का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यह वीडियो यहीं तक था, वीडियो बहुत लंबा हो गया होगा। तो अगले वीडियो लेक्चर में हम उसको मिडल पॉइंट का फार्मूला बताएंगे, कैसे उसका डेरिवेशन होता है। फिर ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़ेंगे। उसके बाद फिर स्लोप ऑफ लाइन, या जिसको ग्रेडियंट ऑफ लाइन बोलते हैं, ये सब पढ़ेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन, ये सब पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिए कि आपको हमसे पढ़कर कैसा लग रहा है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मोर देन मोर इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक लोगों तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, लेक्चर में। तब तक इसको रिवीजन करके तरोताज़ा करके रखिए, ताकि किसी भी कंपटीशन में पहुँचे तो वहाँ पर आप उसको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें।